वेलकम डियर स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर भाटिया। बच्चे मैं आज बेटा जो लेक्चर लेकर आया वो है लेक्चर नंबर 7 स्ट्रेट लाइन सीरीज का, जो कि है बेटा हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले बेटा लेक्चर नंबर 6 के अंदर हमने कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे और साथ के साथ हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को डिस्कस करा था। तो आज की क्लास में भी हम बच्चे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी हमारी रिवीजन हो जानी चाहिए। तो रिवीजन के लिए हम बेटा चलते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि स्लोप क्या होता है। तो रिजल्ट ये निकल के आया था कि बच्चे जो हमारा स्लोप है बेटा, वो जो है बच्चे हमारे पास तीन तरीके से निकाला जा सकता है। अगर हमारे को थीटा गिवन हो, अगर हमारे को बेटा कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, और अगर हमारे पास इक्वेशन गिवन हो। तो थीटा गिवन हो तो हमारे पास स्लोप ये होता है, कोऑर्डिनेट गिवन हो तो स्लोप ये है बेटा, इक्वेशन गिवन हो तो हमारे पास स्लोप ये है। फिर हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो स्लोप है, सॉरी दो लाइंस के स्लोप है, तो उन दो लाइंस के बीच में बनने वाले एंगल को निकाला जा सकता है, और उसे हमने नाम दिया था एंगल बिटवीन टू लाइन। अब एंगल बिटवीन टू लाइंस के अंदर हमने दो सिचुएशन देखी थी कि यार इसमें है ना दो तरीके के एंगल बनते हैं। फर्स्ट एंगल बनता है इसके अंदर एक्यूट, एंड सेकंड एंगल बनता है ऑब्टूस। हम कौन सा निकालें और किस तरीके से निकालें? तो एक्यूट एंगल हमने कहा था कि हम निकालेंगे, और इसके लिए कुछ नहीं करना, हमने जो एंगल निकालने वाले रिप्रेजेंट करता है या जिससे एंगल निकलता है या जो भी है हमारे एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है tan थीटा है। एंड tan थीटा बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, इसलिए हमने कहा था कि हम रिजल्ट को पॉजिटिव निकालेंगे, और अगर हमें ऑब्ट्यूज चाहिए तो हम इसके लिए सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। देन बेटा हमने कहा था कि अगर दो लाइन पैरेलल है और परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप्स के बीच में एक रिलेशनशिप देखने को मिलती है। क्या रिलेशनशिप देखने को मिलती है? अगर पैरेलल है तो बेटा बराबर होता है, परपेंडिकुलर है तो हमें ये रिलेशनशिप देखने को मिलती है। आगे चलते हैं बच्चे। अगर बेटा हमारे को बोला हुआ है डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, फॉर्म का मतलब है बेटा यहाँ पे इंफॉर्मेशन। तो डिफरेंट इंफॉर्मेशन अगर हमारे को गिवन है तो हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं। पहला कहता है कि हमको पॉइंट और स्लोप हमें पता होना चाहिए। दूसरा कहता है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स है तो हमारी जो है इक्वेशन निकल सकती है स्ट्रेट लाइन की। तीसरा कहता है कि अगर मुझे स्लोप और वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट पता हो तो भी हम अपना जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है वो निकाल सकते हैं। चौथा है बेटा एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। सॉरी, चौथा है बच्चे हमारे पास इंटरसेप्ट गिवन हो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का, तो भी हम बच्चे अपनी इक्वेशंस को निकाल सकते हैं। पांचवा है नॉर्मल फॉर्म। बेसिकली इसमें नॉर्मल की इंफॉर्मेशन गिवन होती है रेदर देन द इक्वेशन ऑफ अ मेन लाइन, जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है उसकी जगह नॉर्मल की इक्वेशन दी होती थी। अब आगे चलते हैं। इन इंफॉर्मेशन पे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस हमने देखी कि इक्वेशन ऑफ लाइन ये हमारी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगर दो लाइंस गिवन है और उनके बीच बोला हुआ है कि बच्चे वो दो लाइन पैरेलल है या परपेंडिकुलर है या इंटरसेक्ट कर रही हैं या सेम है, कौन साइड है, एक जैसी ही लाइन है, तो उनके कोफिशिएंट्स में एक रिलेशनशिप देखने को मिलती है। अगर मैं लाइंस के कोफिशिएंट्स की बात करूं तो हमारे पास जो कोफिशिएंट्स होते हैं इवन एक्स और वाई के, वो बेसिकली स्लोप को भी डिटरमाइन करते हैं। दोनों हमने देखा भी था बच्चे कि लाइंस की जो इक्वेशन है वो ए माइनस ए अपॉन बी होती है, मतलब स्लोप जो होता है, तो स्लोप को भी डिटरमाइन करते हैं। तो दैट्स व्हाई अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों के एक्स वाई के कोफिशिएंट बराबर देखने को मिलेंगे, लेकिन इनके कांस्टेंट्स आपस में बराबर नहीं होंगे। अगर परपेंडिकुलर है तो ये रिलेशनशिप हमने पिछली क्लास में ड्राइव करी थी बच्चे। अगर इंटरसेक्ट करते हैं बेटा तो हमने ये चीज पिछली क्लास में हमने देखी थी कि हमारे पास जो इनके कोफिशिएंट्स है वही आपस से बराबर नहीं होंगे। और अगर बच्चे हमारे पास कौन साइड है तो हमने ये देखा था कि एक दोनों लाइन बेसिकली सेम है तो एक तरीके से उनके सारे जो कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट है वो दूसरी लाइन के साथ थे किसी ना किसी रेशियो में होंगे। इतनी रिवीजन के बाद हम अगर आगे चलते हैं तो हमने ये देखा था ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ जनरल इक्वेशन इनटू अ स्टैंडर्ड फॉर्म। दैट मींस कि अगर हमें लाइन की इक्वेशन गिवन हो जस्ट लाइक तो प्रीवियस हमें जो अभी तक गिवन होती थी, तो क्या हम अपनी जो लाइन की सिचुएशंस है जो हमने डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग क्या हम स्लोप एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट ये चीजें निकाल सकते हैं? तो यस बच्चे निकाल सकते हैं। उसके लिए हमने कहा था कि स्लोप इंटरसेप्ट जो होता है उसमें हम एम हमारा ये होता है। अगर बच्चे हम बात करें कि हमारे पास एक्स और वाई इंटरसेप्ट की सिचुएशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो ये फॉर्मूला था बच्चे।
और अगर हम बात करें नॉर्मल फॉर्म के लिए तो इस सिचुएशन को हम अभी डिस्कस करेंगे। इसके साथ हमने ये देखा था बच्चे कि हमने ये ड्राइव करा था कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो हमारे कोफिशिएंट्स जो हैं बेसिकली वो एक्स और वाई के सेम रहते हैं। तो अगर हमारे पास एक लाइन गिवन है तो दूसरी लाइन के इक्वेशन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस होगा, जो कि हमने ये प्रेजेंट कर दिया। और अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो हमने एक रिलेशनशिप देखी थी कि x और y के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो अपनी प्लेस को बदल लेंगे, पोजीशन बदल लेंगे, और y का कोएफिशिएंट क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। ये सिचुएशन हमने डिराइव करी थी। आगे चलते हैं बच्चे, ये जैसे हमारे रिलेशनशिप दिख भी रही होगी आपको बेटा। हाँ, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड लाइन, बेटा पॉइंट और लाइन के बीच में जो है डिस्टेंस निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। और अगर हमें दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालना हो जो कि आपस में पैरेलल है तो हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। फिर इसके बाद करते हैं हम अपने नॉर्मल फॉर्म की। तो नॉर्मल फॉर्म के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमें नॉर्मल की गिवन दी होती है। नॉर्मल का मतलब वो लाइन जो बेसिकली दूसरी लाइन मेन लाइन पे परपेंडिकुलर है और हमारी इक्वेशन निकल कर आती है ये, जहां पे थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है इस सिचुएशन को, एंड जहां पर बच्चे हमारे पास ये एक परपेंडिकुलर लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द मेन लाइन इक्वेशन। और अगर इससे हमें क्या कहते हैं स्ट्रेट लाइन की जर्नल इक्वेशन से हमें नॉर्मल की इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें ये सिचुएशन करनी पड़ती है। दैट मीन्स कि हमें यहाँ पे डिवाइड करना होता है इसको। हाँ, हमें इस सिचुएशन से डिवाइड करना होता है, यानी कि एक्स और वाई के कोफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद बच्चे हमें जो है वो बेसिकली ये वाली सिचुएशन जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस को दिखाती है, तो इसलिए इसके कोऑर्डिनेट जो है हमें प्लस करने होते हैं, बाकियों के कोऑर्डिनेट्स हमारे नेगेटिव चल जाएंगे। उम्मीद करता हूं बच्चे ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। ये एक रिवीजन था जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था। अब बच्चे इसके बाद ये इंफॉर्मेशन हम ऑलरेडी कई बार देख चुके हैं कि अगर हमारे पास क्वाड्रिलेटर है, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्रेपेजियम, तो क्या इनके अंदर चीजें होती हैं, बेसिकली एंगल, साइड्स वगैरह के ऊपर की इंफॉर्मेशन इस पे दे रखी है। चलिए बेटा अब बारी आती है क्वेश्चन की, तो हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखो हमारे को क्या बोल रखा है, कहता है एरिया निकालो किसका, ट्रायंगल का, जो इन तीन लाइन से बनता है। ये तीन लाइन है तो बेटा x इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो दैट मीन्स कि बेटा ये तो एक तरीके से y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मैं क्या करता हूं बच्चे, मैं जो है एक, क्योंकि बच्चे यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो है वो क्लियर नहीं है, तो मेरे पास एक लाइन जो आ गई वो तो है लाइन को कोशिश करेंगे कि हम डिफरेंट डिफरेंट, तो एक इक्वेशन तो आ गई बच्चे जो मेरी जो है वो y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये इक्वेशन मेरी ये रही। ठीक है, दूसरा बेटा एक लाइन को प्रेजेंट कर रहा है, दूसरा है बच्चे y इज इक्वल टू m1x एंड c1। तो m1 इसका स्लोप है, c1 y इंटरसेप्ट है। बच्चे मैं इसको ऐसे कर लेता हूं और मैं दूसरी वाली इक्वेशन को ऐसे रख लेता हूं। तो बच्चे ये बेसिकली अगर मैं नाम दूं ये L1 है, ये L2 है, तो दैट मींस बच्चे ये L1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, या L2 कुछ भी कर लीजिए, L1 कर लेते हैं क्योंकि C1 को पहले आ जाएगा। तो ये L1 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये L2 रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इन लाइन के बच्चे मेरे को y इंटरसेप्ट दे रखे हैं, तो इसका मतलब मैं इन पॉइंट्स को निकाल सकता हूं। इन पॉइंट्स की वैल्यू हो जाएगी 0 मेरे पास C2 और इस पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 0 C1। अब बच्चे हमारे को जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है एरिया निकालने के लिए, या तो बेटा हम ये कह सकते हैं कि हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, ये सिचुएशन पता चल जाए। दूसरा हमें चाहिए होता है बच्चे कि अगर हमें हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड नहीं पता चल रहा तो मुझे तीन कोऑर्डिनेट्स पता चल जाए। तो देखो आपको ध्यान से, मेरे को दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं, दिस वन कोऑर्डिनेट 1, कोऑर्डिनेट 2, और दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर दी है, तो हम यहां से इनका थर्ड कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो थर्ड कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा बच्चे हमारे पास y is equal to m1x plus c1 and y is equal to m2x plus c2।
तो मैं इसको इसके नीचे ले जाता हूं, m2x प्लस c2 इसको कर देता हूं बेटा रफ। अब यहां से बेटा एलिमिनेशन मेथड को मैं लेता हूं, माइनस 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 करा, यहां से बच्चे मेरे पास x कॉमन आ गया, ये हो गया 0, ये हो गया m1 माइनस में m2 एंड प्लस हो जाएगा बेटा c1 माइनस में c2। तो x की वैल्यू हो गई माइनस से माइनस कॉमन लिया c2 माइनस c1 अपॉन में m1 माइनस में m2। अब x की कोऑर्डिनेट आ गए तो बच्चे मेरे पास y क्या है बेटा, y इज इक्वल टू m1 यहाँ पे x प्लस में c1, x जो कि मैं निकाल चुका हूं तो इसलिए हो जाएगा m1, ये हो जाएगा बेटा c2 माइनस c1, m1 माइनस में m2 प्लस c1। तो मेरे पास आ जाएगा बेटा mc2 माइनस में mc1 प्लस cm1 and minus cm2. After taking all the LCM Belgium, the final result is this, जिसमें बेटा mc2 mc2 कट गया एंड mc1 mc1 कट गया। तो इसका मतलब है बच्चे y की वैल्यू क्या आ गई, ये 0। और इसका मतलब है बच्चे ये जो लाइंस है ना, ये बेसिकली यहां पर है। ठीक है, तो मैं एक ट्रू फिगर बनाने की कोशिश करता हूं जहां पे x के कोएफिशिएंट दे रखा है, y का नहीं दे रखा। तो मैं एक काम करता हूं बेटा, मैं इस वाले डायग्राम को करता हूं डिलीट। तो बच्चे एक लाइन तो मेरी जो है वो इसी पर है, तो मैं इसमें कुछ नहीं करता। दूसरी लाइन बच्चे मेरे पास आ गई ये वाली, ठीक है, और तीसरी लाइन हमारे पास ये वाली आ गई। क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्ट जो है हमने निकाल लिया, वो यहां पर कर रहा है, वो है बेटा 0, सॉरी y0, और x की वैल्यू जो है हमारे पास c2 माइनस c1 अपॉन में m1 इंटू में m2, और ये 0 हो गया। ये वाला पॉइंट आ गया बेटा 0 c1 एंड ये वाला पॉइंट हो गया 0 c2। ठीक है, L1 और L2 अब हिसाब से आप देख लेना। तो हमारे पास ये लाइन आ गई, ये एज अ थर्ड लाइन की तरह काम कर रही है। हमारे पास बच्चे अब तीन कोऑर्डिनेट्स भी आ चुके हैं। तीन कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला जा सकता है, बट उसमें कैलकुलेशन बहुत मुश्किल लग रही है मेरे को, क्योंकि हम डालेंगे x1 फिर y1 माइनस y2, फिर क्योंकि x भी थोड़ा टिपिकल सा है। क्या बेटा हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, क्या हमारा ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल ये लग सकता है क्या? तो मुझे एक बेस चाहिए, बेसिकली एल्टीट्यूड चाहिए, तो लेट्स ट्राई। देखो बच्चे ये डिस्टेंस हमारी हो गई c1 और ये डिस्टेंस होगी हमारी c2। तो टोटल डिस्टेंस जो हो गई, जो मेरे लिए बेस का काम कर रही है, c1 प्लस c2 हो सकता है। तो ये जो है मेरे पास आया c1 प्लस c2, ये हुआ हाफ। अब एल्टीट्यूड इस कंडीशन में अगर इसको बेस लिया है तो ये मेरा एल्टीट्यूड है, तो मुझे ये कोऑर्डिनेट मेंशन है बेटा, और यहां पे मेरे को पता है कि क्या है ये ओरिजिन। तो अगर मैं कहूं कि मुझे यहां से लेके मैंने यहां तक ट्रेवल करा है, तो इसका मतलब मैंने y एक्सिस को कवर नहीं करा, मैंने x एक्सिस को ट्रेवल करा है। और वो सिचुएशन क्या है, c2 माइनस c1 अपॉन में m1 माइनस m2। तो रिजल्ट ये आया बच्चे हमारे पास c2 माइनस c1 अपॉन में m1 माइनस में m2। तो पूरी जो जानकारी थी वो मेरे पास है अब। और क्योंकि बच्चे ये क्वेश्चन जो है बेटा ये एरिया है तो ये मॉड्यूलस होगा, तो मेरे पास अब सिचुएशन आई c2 माइनस c1 का स्क्वायर अपॉन में m1 माइनस में m2 का मॉड्यूलस, और यहां पर आया 1/2। आई होप बच्चे आपको ये एरिया का कॉन्सेप्ट समझ में आया। थोड़ा सा हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए थे कि हम किस चीज पर हम थोड़ा सा जल्दी पहुंच सकते हैं। देन दिस फिगर इज जो है वो है हमारी बेटा क्या कहते हैं, बेस और एल्टीट्यूड। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट एंड इट्स स्लोप इज -1। बेटा एक लाइन है, तो सबसे पहले मैं बच्चे इसके लिए एक डायग्राम बनाऊं। एक लाइन है बच्चे जो कि मेरे को बोलता है ये इसका स्लोप जो है, इसका m जो है -1 है, इसकी
ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। कहता है इसकी इक्वेशन बताओ। तो देखो बच्चे, अब इस सिचुएशन में अगर मैं ये कहूं कि y जो लाइन की इक्वेशन है लाइन की इक्वेशन अगर मैं ये लूं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इसके अंदर ना मेरे को स्लोप मेंशन है -1 और ये x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मेरे को y मिल जाएगा, देन y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। तो एक हमारे को इक्वेशन मिल गई जिसमें c की कमी है। तो थोड़ा सा हम इसको ठीक करते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब बच्चे हमको c निकालने के लिए एक इंफॉर्मेशन दे रखी है जो काम आ सकती है, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट। अब पॉइंट क्या है बेटा, ओरिजिन एंड अ लाइन। ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है, ये है 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन का कॉन्सेप्ट पे जाऊं तो ये होगा मॉड्यूलर 0 प्लस 0, ये हो जाएगा माइनस सी अपॉन में अंडर रूट 1 और 1 ये हो जाएगा रूट 2, एंड ये हो जाएगा बच्चे जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी बच्चे वो आ जाएगी सी अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। तो सी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 5 रूट 2। इसका मतलब बेटा ये है कि इस तरीके से दो लाइन पॉसिबल है। एक बार जब लाइन जो है मैंने जैसे इस तरीके से बनाई है, तो यहाँ पर जो ये आया है 5 रूट 2 आया है, इसका मतलब दूसरी लाइन क्या है बेटा, डेफिनेटली वो नीचे से जाएगी, यानी कि दूसरी लाइन कुछ इस तरीके से आएगी, दूसरी लाइन कुछ इस तरीके से आएगी बच्चे। यहाँ पे हम अपने ग्राफ को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, एंड ये वाला पॉइंट पॉइंट हो जाएगा बच्चे हमारे पास 5 रूट 2, ठीक है ना, नेगेटिव साइड में, और यहाँ से भी जो डिस्टेंस है बच्चे वो 5 होगा। तो दो लाइन पॉसिबल है इस सिचुएशन में बनना, और दोनों लाइन का मैंने सी निकाल दिया है। तो अब बच्चे क्वेश्चन जो हुआ वो खत्म, आगे बढ़ते हैं। द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो मेरे को बोला हुआ हाइपोटेन्यूज बताओ राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, साथ में राइट पे लगा हुआ है, जिसके एंड पॉइंट हमें बता रखे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लेग यानी कि परपेंडिकुलर साइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो देखो बच्चे, मैं ये जो है थोड़ा सा क्योंकि राइट एंगल फॉर्म में दे रखा है तो मैं उसी फॉर्म में बनाने की कोशिश करता हूं, बनानी। देखो बेटा, मुझे बोला हुआ है कि ये राइट आइसोसेलेस है, दैट मींस ये 90 डिग्री है, एंड अच्छा ये तो आइसोसेलेस है ना, तो ये साइड्स तो बराबर होनी चाहिए, पर थोड़ा सा टेक्निकली गलत हो गया डायग्राम, एंड आई होप बच्चे कि यहां से ये डायग्राम ठीक है। तो हम्म तो दूसरी बात है बच्चे, ये दोनों ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ इस ट्रायंगल का ए बी सी, सॉरी बराबर है, ठीक है। द हाइपोटेन्यूज जो है उसके एंड पॉइंट हमको दे रखे हैं 1 3, एंड इसके दे रखे हैं -4 1, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लेग यानी कि परपेंडिकुलर साइड। तो मुझे बेसिकली इक्वेशन निकालनी है बीसी की बच्चे, इक्वेशन निकालनी है, और मुझे इक्वेशन निकालनी है ए बी की। ये दो इक्वेशन हमें निकालनी है। अब बच्चे दो इक्वेशन निकालने के लिए सिर्फ दो पॉइंट दे रखे हैं, अगर उन पॉइंट के थ्रू जाए भी तो हाइपोटेन्यूज की इक्वेशन निकलेगी। तो अब क्या करा जाए, जो इंफॉर्मेशन छुपा रखी है उसने, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसके ऊपर जाते हैं बेटा। तो राइट है तो एक एंगल 90 डिग्री हो गया, और दो साइड्स बेटा अगर बराबर है, अगर दो साइड्स बराबर हैं तो इसका मतलब इसके आमने सामने वाले एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। दैट मींस बेटा अगर ये 90 डिग्री है तो इन दोनों का सम 90 है, और क्योंकि ये बराबर हैं तो दोनों क्या हो गए, 45 डिग्री के हो गए। तो अब क्या क्या पॉसिबल है बच्चे, क्या मैं बीसी का स्लोप निकाल सकता हूं, क्या मैं स्लोप निकाल सकता हूं बेटा बीसी का, तो मैं कहूंगा हाँ। कैसे, मेरे को इन दोनों लाइंस के बीच में कैसे, एसी एंड बेटा बीसी,
इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो tan 45 का है। BC के स्लोप को मैं m से डिनोट कर देता हूं और ये क्या कहते हैं, ये m से डिनोट कर दिया बेटा मैंने। एंड AC का जो स्लोप हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा m ऑफ AC इज इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस में 1 अपॉन में 1 प्लस 4 दैट मीन्स 2 अपॉन में 5। तो ये हो जाएगा बच्चे मेरे पास 2 अपॉन में 5। तो ये फिगर आ गई बच्चे 2 अपॉन में 5 माइनस m अपॉन में 1 प्लस 2 अपॉन में 5 इंटू में m। tan 45 डिग्री 1 होता है बच्चे, यहां पर आ गया 2 माइनस में 5m और अपॉन में 5 प्लस 2m। 5 से 5 कट जाएगा बच्चे, ये मॉड्यूलस है, ये मॉड्यूलस हटेगा तो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएंगे। तो 2 माइनस m इज इक्वल टू 5 प्लस 2m एंड दूसरी फिगर हुई 2 माइनस m इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 2m। तो बेटा मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया बच्चे, तो ये हो गया m उस साइड जाएगा m एंड तो ये हो गया 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 और ये हुआ 3m। 3 से 3 कट गया बच्चे, m की वैल्यू हो गई -1 एंड यहाँ पे बच्चे हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस m -5 माइनस 2m। अब माइनस वाला उधर जाएगा तो 2 और -5 ये हो जाएगा 7 -2m बेटा इधर जाएगा तो ये हो जाएगा बच्चे हमारे पास -m जब उधर जाएगा तो -2m प्लस m यानी कि -m। तो m की वैल्यू यहां पर आई -7। तो इसका मतलब है बच्चे अब मैं इक्वेशन अगर ड्राइव करना चाहूं, इक्वेशन ऑफ BC क्या हो जाएगा बेटा, BC की इक्वेशन हो जाएगी बच्चे, यहां पे मेरे को पॉइंट मेंशन है जो कि है बेटा -4 1। अभी हमने इसका स्लोप निकाला है जो कि है बेटा -1 और दूसरा है -7। ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा y माइनस y1 यानी कि y माइनस 5 इज इक्वल टू -1 x प्लस 4, y माइनस 1 इज इक्वल टू -x माइनस 4, x प्लस y इज इक्वल टू -4 प्लस 1 यानी कि -3। तो दिस इज सिचुएशन जिसको जो कि हमारी एक तरीके से इक्वेशन ऑफ BC। अब थोड़ा सा बेटा हम दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। हमने AB की इक्वेशन निकालने के लिए ये पढ़ा था कि x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको रिप्लेस करके y के कोफिशिएंट को नेगेटिव कर दो तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। तो ये आ गई x माइनस y इज इक्वल टू लैम्डा। अब ये वाली इक्वेशन कहां से पास हो रही है 1 3 से, तो 1 3 को सेटिस्फाई करेगा तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी एंड लैम्डा की वैल्यू जब हमारे पास निकल के आ जाएगी तो इक्वेशन ऑफ AB भी निकल के आ जाएगी। तो बेसिकली 4 इक्वेशंस आएंगी। हमने अभी जो इक्वेशन निकाली है वो इस सिंबल को यूज करके निकाली है, आपको बेटा -7 को यूज करके निकालनी होगी। आगे चलते हैं, ये आप काम कर सकते हैं आप इजीली। A vertex of a equilateral triangle is 2 3 and the opposite sides is this। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइड्स। वर्टेक्स होता है बेटा जहां पे दो लाइन मिलती है उसे हम वर्टेक्स बोलते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टेक्स की बात कर रखा है तो ओहो ट्रांसपेरेंसी कम हो गई, एक सेकंड बेटा। हाँ, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रखी है बेटा, मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया। अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में मैंने एक पॉइंट लिया ए, एक लिया बी, एक लिया बेटा मैंने सी। ठीक है, अब इसमें ये वर्टेक्स गिवन है, सपोज कर लो 2 3, तो इसकी अपोजिट साइड हो गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये गिवन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ अदर साइड। तो बेटा मेरे को है ना दूसरी साइड्स की इक्वेशंस निकालनी है। तो क्या रिलेशन हो सकता है यहाँ पे ए बी, तो बेसिकली मुझे इक्वेशन निकालनी है बेटा यहाँ पे ए बी एंड ए सी की। तो क्या इक्वेशन या रिलेशन हो सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे
क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारी साइड्स बराबर होंगी, ठीक है। और अगर सारी साइड्स बराबर है तो सारे एंगल भी बराबर होंगे, या आप ये सीधा भी बोल सकते हो कि सारे एंगल यहाँ पे 60 डिग्री के होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो तीनों एंगल मेरे पास जो हो गए वो है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। साइमल्टेनियसली ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, ये लेंथ आपस में बराबर है। तो अब मुझे ए बी की इक्वेशन और ए सी की चाहिए, तो बेसिकली बेटा मेरे पास जो है इन दोनों की इक्वेशन निकालने के लिए मेरे पास पॉइंट कॉमन है जो कि दे रखा है ए। तो मुझे अगर स्लोप मिल जाए दोनों का तो मैं इक्वेशन को ड्राइव कर लूंगा। अब स्लोप निकालने के लिए मुझे जो है वो ये पता है कि एंगल बिटवीन ए बी एंड बी सी वो कितना बन रहा है बेटा, वो 60 डिग्री बन रहा है। तो 60 डिग्री बन रहा है तो इसका मतलब है बच्चे हमारे पास जो 1060 डिग्री हो गया। अब ए बी का स्लोप को मैं लिखता हूं एम, बी सी के स्लोप को लिख जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस ए अपॉन बी। तो बेटा माइनस ए एंड जो है क्या कहते हैं एक्स की वैल्यू माइनस ए, तो ये हो जाएगा बेटा -1। तो मेरे पास आ गया m-1 अपॉन में 1 प्लस m मॉड्यूलर 1060 डिग्री √3 होता है, मॉड्यूलस हटाया प्लस माइनस m-1 अपॉन में m+1। एक बार हम प्लस से चलते हैं, √3 इज इक्वल टू m-1 अपॉन में m+1, और एक बार हम माइनस से चलते हैं बेटा m-1 m+1। देखो तो बच्चे ये हो गया √3m प्लस √3 इज इक्वल टू m-1 माइनस √3m माइनस √3 इज इक्वल टू m-1। तो किसी एक को पकड़ के पहले इक्वेशन को निकालते हैं बच्चे। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं √3m माइनस m इज इक्वल टू -1 माइनस √3, ठीक है। तो जो कि हमको रिजल्ट क्या देगा बेटा, जो कि हमें रिजल्ट देने वाला है एक तरीके से m कॉमन ले लो तो √3 -1 इज इक्वल टू माइनस, हम यहाँ पे कॉमन ले ले 1 प्लस √3। तो m की वैल्यू आ गई बेटा √3 प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस में √3। तो ये एक m की सिचुएशन आई है बच्चे। अब यहाँ पे हम जो है 1 माइनस √3 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो m का स्लोप आ गया बच्चे हमारे पास 1 माइनस में सॉरी माइनस था ना, प्लस से करते हैं। तो हमारे पास आ गया 1 प्लस √3 का स्क्वायर अपॉन में बेटा 1 माइनस में 3। तो जो कि हमें रिजल्ट देगा 1 का स्क्वायर 3 प्लस √3 का स्क्वायर 3 एंड प्लस 2 √3। तो यानी कि बेटा अपॉन में -2, यानी कि 4 प्लस 2 √3 अपॉन में -2, जो कि बेटा हमको -2 से डिवाइड करने को बात कर रहा है। तो दैट मीन्स कि मेरे पास आ गया बच्चे माइनस का हम साइन लगा देते हैं 2 प्लस √3। तो अगर मैं मेरे पास एक बार स्लोप जो आ गया बच्चे वो जो है बेस आ गया आपका सॉरी हाँ -2 प्लस √3, ये बेटा हमारे पास क्या आया है, स्लोप आया है। अब ये स्लोप आया है बच्चे तो हमारे को पॉइंट गिवन है, क्या है बेटा ए, ये वाला स्लोप गिवन आ गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ए बी की इक्वेशन निकाल सकते हैं एंड सिमिलरली हम इसी तरीके से ए सी की इक्वेशन भी निकालेंगे। बहुत लेंथी हो जाएगा लेकिन है कि सेम सेम सा ही काम है, तो इसलिए आप बेटा अब इसको आप खुद परफॉर्म करो एंड मोस्ट प्रोबेबली बच्चे यहाँ से जो दूसरी इक्वेशन निकलेगी ना वो आपकी यही वाली ही होगी, ठीक है। आप ट्राई करना, ठीक। आगे चलते हैं। If two of the opposite vertices of a square, तो बेटा स्क्वायर के अपोजिट वर्टिसेस के बारे में बात कर रखी है। ये सपोज तो ये हमको बेटा एक वर्टिसेस दे रखा है, ये दूसरा स्क्वायर की बात हुई है तो थोड़ा सा हमें
अच्छा स्क्वायर है ना। हम्म, हम्म। तो ये बेटा हमें एक स्क्वायर मिला। अब ये कह रहा है कि इस स्क्वायर में दो वर्टिसेस जो हैं वो क्या है, 1/2 एंड 5/8। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर टू वर्टिसेस। तो मुझे ये दो वर्टिसेस निकालने हैं। तो अब बच्चे सिर्फ मिडल पॉइंट गिवन हो, क्योंकि मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, देखो साइड्स क्या कहते हैं, हम बात कर रहे हैं बेटा स्क्वायर की। तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती है, अपोजिट साइड्स बराबर होती है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, जो कि तीनों किसी काम की नहीं है फिलहाल। ठीक है, एंगल्स जो होते हैं सारे बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल्स भी बेटा इसके अंदर बराबर होते हैं, और दो एंगल का सम भी क्या होता है, बराबर होता है। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दूसरा जो है बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली करते हैं। इन दो चीजों के ऊपर अगर मैं जाऊं तो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये हमें कह रहा है डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो दैट मींस कि एक डायगोनल बेटा हमारा ये रहा, ठीक है, दूसरा डायगोनल हमारे पास ये रहा। तो इन दो डायगोनल से मेरे को ये मिड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, जो कि हो जाएगा बेटा 5 और एक 6 यानी कि 3, 8 9 10 यानी कि 5। इस मिड पॉइंट से बेटा मैं ये दो एंड पॉइंट अभी नहीं निकाल सकता, इस ये मेरे पास एक लिमिटेशन है, क्योंकि थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और चाहिए होगी मुझे, मैं चार अननोन वेरिएबल्स को नहीं निकाल पाऊंगा। तो अब दूसरे तरीके पे चलते हैं। तो देखो क्या है, दूसरी बात बताई थी कि डायगोनल जो है ना एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो देखना क्या है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली काट रहे हैं, तो ये एंगल अगर एक 90 डिग्री का बन रहा है, तो इसके अपोजिट एंगल भी 90 डिग्री का बनेगा, ये एंगल भी बेटा 90 डिग्री का बनेगा बच्चे आपका जो होगा, और ये एंगल भी साइमल्टेनियसली 90 डिग्री का बनेगा। तो अगर मैं एक डायग्राम के अंदर इस ट्रायंगल की बात करूं, अगर एंगल ए हो भी इन ट्रायंगल, क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट कर रहे हैं और डायगोनल बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, तो दैट मींस कि ये लेंथ जो है AO इज इक्वल टू OB, ये लेंथ बराबर है। तो दैट मींस बच्चे ये एंगल 1 और एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब बच्चे मैं ये कह रहा हूं एक ट्रायंगल के अंदर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस में 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल 1 और 2 बराबर है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं ये 45 डिग्री का आ गया। तो ये एंगल 1 जो है ये मेरा 45 डिग्री का है, एंगल 2 भी बच्चे मेरे पास 45 डिग्री का है। तो अब आप ध्यान से देखिए कि मैं ये कहूं कि ABCD, तो मुझे बेसिकली ये पता चला बेटा कि एंगल बिटवीन AC एंड AB, AC और AB के बीच का एंगल मेरे को ये पता चला। तो AC का एंगल जो है बेटा और AB के बीच का एंगल जो है मुझे ये पता चला है कि ये 45 डिग्री है। अच्छा, इनमें AC का स्लोप क्या हो जाएगा बच्चे, इसका जो स्लोप हो जाएगा, इसके स्लोप को मैं नाम देता हूं M। इसका जो स्लोप है बेटा वो है मेरे पास 8 - 2 यानी कि 6, 5 - 1 यानी कि 4, और इसको थोड़ा छोटा करेंगे तो 3/2। तो मेरे पास आ गया बच्चे 1045 डिग्री इज इक्वल टू मॉड्यूलस, ये हो जाएगा 3/2 माइनस एम अपॉन में, सॉरी प्लस एम, 1 माइनस में 3/2 इंटू में एम। तो अगर आप समझो बेटा, तो मैं इस तरीके से मैं जो है कैपेबल हो पाऊंगा कि आफ्टर दिस मैं ये कह सकता हूं कि मेरे हाथ में ना स्लोप ऑफ ए बी होगा, ठीक है। और अगर मेरे को इक्वेशन बनानी है ए बी की, तो मेरे को इसका स्लोप चाहिए, साथ में पॉइंट चाहिए। तो ए जो है मेरे लिए एज अ पॉइंट का काम करेगा, तो ए बी की इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी।
अब ए बी की इक्वेशन आ जाएगी बेटा। अब इस इक्वेशन के थ्रू मैं बीसी की इक्वेशन भी निकाल सकता हूं, ठीक है। बीसी की इक्वेशन निकलेगी बच्चे तो अच्छा, ए बी के थ्रू मैं सी डी की इक्वेशन भी निकाल सकता हूं। तो देखो मैं यूज करता हूं, मैं निकालता हूं बच्चे, क्योंकि काफी सारी इंफॉर्मेशन एक साथ आएंगी। देखो तो मैं इसको हटाता ही हूं। देखो बेटा, ये आया 1, इसके आगे लगाया प्लस माइनस, ये हो गया 3 प्लस 2m, एंड यहां पे आ गया बेटा 2 माइनस में 3m। तो 3 प्लस 2m अपॉन में 2 माइनस 3m इज इक्वल टू 1। 3 प्लस 2m इज इक्वल टू 2 माइनस 3m। यहां पर आ गया बच्चे 3 और 2 5m, 2 में से 3 गया -1, तो m की वैल्यू आ गई -1 अपॉन 5। तो अब मैं यहां से ए बी की इक्वेशन निकाल रहा हूं। तो ए बी की इक्वेशन निकलेगी y माइनस में y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन 5 x माइनस में 1। दैट मीन्स बच्चे 5y माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 1। तो x प्लस 5y इज इक्वल टू 11 मेरी ए बी की इक्वेशन आई। अच्छा, ए बी की इक्वेशन आई तो मैं बड़े आराम से बी सी की इक्वेशन निकाल सकता हूं। क्या निकलेगी? 5x माइनस वाई प्लस में c इज इक्वल टू 0। नाउ इट पासिस, कहां से पास हो रहा है बेटा? 5 8 से पास हो रहा है। तो मैं कहूंगा 25 माइनस 8 प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू आ जाएगी, 25 में से 8 गए बेटा, तो मेरे पास आता है 17। ये प्लस का होगा तो माइनस का 17 हो जाएगा, तो माइनस के 17 के साथ मेरे को BC की वैल्यू भी मिल जाएगी। BC की मिल गई तो मैं अब इक्वेशन जो है वो कौन सी निकाल सकता हूं बेटा? मैं CD की निकाल सकता हूं। CD की इक्वेशन जो है वो AB पे डिपेंड होगी। क्या? x प्लस 5y हमने यहाँ पे ले लिया बेटा लैम्डा, और ये बेटा इज इक्वल टू 0। ये पासिस होता है 5 8 से, तो पास हो रहा है 5 8 से। तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी 2 पंजा 40 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी -45। तो लैम्डा इज इक्वल टू -45। अब बच्चे मेरे पास से कह सकते हो कि चारों लाइंस की इक्वेशंस हैं, और चारों लाइन का अगर मैं इंटरसेक्शन पॉइंट देखूं तो ए बी सी डी है, जिसमें से 2 मेरे पास हैं, 2 आप निकाल सकते हैं। और मैं अगर कहूंगा तो बेटा बी निकल जाए तो मैं मिड पॉइंट का यूज करके डी आराम से निकाल सकता हूं। यानी कि बहुत सारे तरीके हैं, आपको सिर्फ प्रोसीड करना है, आपका काम बड़े इजीली हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे हम अब, ठीक है। One side of a rectangle lie along a line two other vertices. They find the equation of other three sides. बेटा एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल में मेरे को एक इक्वेशन दे रखी है 4x प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसके 2 वर्टिसेस हैं, लेकिन ये नहीं बताया ये कहाँ के हैं। तो -3 और 1 अगर मैं यहाँ पे डालूं तो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। -3 पे 12 हो जाएगा, 12 और प्लस 7 हमारे पास हो जाएगा, और 5 यानी कि 0। तो -3 1 इन दोनों में से किसी एक जगह पर है, और 1 1 बेटा एक दूसरी जगह पर है। कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर थ्री साइड। तो देखो कितने आराम से निकलेगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर रिलेशन है। तो मेरे पास आ गया 7x माइनस 4y प्लस में लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये पैरेलल है तो 4x प्लस 7y प्लस में यहाँ पे मैं C2 लिख रहा हूँ इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने लैम्डा 1 लिखा, और ये आ जाएगा बच्चे 7x माइनस 4y प्लस में लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0। या C1 C2 C3 भी लिख के काम चला सकते हैं, बट फिलहाल अब ये रेस्पेक्टिवली पॉइंट से पास हो रहा है। तो देखो यहाँ पे मेरे को ये 1 1 से पास हो रहा है,
ये 1 1 से पास हो रहा है तो बेटा 1 1 डालेंगे तो लैम्डा 1 की वैल्यू आ जाएगी, साथ में 4 या 3 तो -3। -3 से मेरे को यहाँ पे इक्वेशन मिल गई, खत्म काम बच्चे। एंड यहाँ पर भी बच्चे 1 1 इसमें डालेंगे तो C2 की वैल्यू आ जाएगी 7 4 11 माइनस का 11, तो वो यहाँ पे हम डालेंगे तो यहाँ पे -11 आ जाएगा बच्चे, वैल्यू हमारी बन गई। तो फटाफट अब इक्वेशन आ सकती है और बहुत ईजी है। तो अब आप यहाँ पे आप खुद प्रोसीड करना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। Find the ratio in which the line divide the distance between the lines। बच्चे इस पर पॉइंट नहीं है, डिस्टेंस है, और इसी वजह से ये क्वेश्चन अब हमारा इंपॉर्टेंट हुआ है। तो 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सोचिए बेटा क्या हो सकता है, क्योंकि इस बार उन्होंने डिस्टेंस वर्ड को यूज करा है। कैसे ये डिस्टेंस निकालेंगी, सोचे बेटा। देखो बच्चे, ये जो डिस्टेंस है, अगर आप इन लाइंस पे फोकस करो तो दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो मैं कहूं कि जो जो डिस्टेंस निकलेगी वो बड़े आराम से निकल सकती है। 5 + 5 अपॉन में अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 + 16, तो ये मेरी डिस्टेंस निकलेगी जो कि हो जाएगी 10 अपॉन में मेरे पास हो जाएगी ये 16 9 25 से आएगी 5, और ये डिस्टेंस हो जाएगी बेटा 2। यानी कि ये पूरी जो डिस्टेंस है ये 2 है। एक लाइन ये रही पैरेलल और एक लाइन यहाँ पे पैरेलल ये रही। अब ये लाइन जो है, तीसरी लाइन एक लाइन आती है और इसको किसी ऐसे काट के चली जाती है। तो इसने इस डिस्टेंस को कैसे काटा, मेरे से ये पूछा हुआ है। अब लाइन जो है वो काटती है, हम जो पहले करते थे वो ये था कि हमारे पास दोनों एंड पॉइंट गिवन होते थे, तो हम लाइन का कोई k/1 मान लेते थे और वो जो पॉइंट निकला है वो लाइन पर लाई करता था। बट ऐसा इस सिचुएशन में नहीं है। तो हमें थोड़ा सा ध्यान ध्यान दे सकते, अगर हम दें तो हमारे पास जो तीसरी इक्वेशन है ना, वो भी बेटा अगर इनके कोफिशिएंट्स देखो तो वो भी क्या है, वो भी इन दोनों के पैरेलल है। तो इसका मतलब है बच्चे, हमारे पास ये है लाइन 1, ये है लाइन 2 और ये है लाइन 3। तो लाइन 2 और लाइन 3 के बीच की जो डिस्टेंस है वो बेटा हमको दे रखी है, ये पूरी डिस्टेंस जो है हमें दे रखी है 2। अब एक लाइन आती है जो सेम पैरेलल है जिसको नाम दिया है L1। अब डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 5 - 2 अपॉन में अंडर रूट मेरे पास 5, तो ये मॉड्यूलस में है, तो मेरे पास आ जाएगा बेटा 3 अपॉन में √5। तो 3 अपॉन में √5 हमारे पास ये डिस्टेंस आ गई। तो L1 और L2 के बीच में जो आया डिस्टेंस वो आया 3 अपॉन में √5। ठीक है। अब इसका मतलब बच्चे 3 अपॉन √5 ये आया, टोटल डिस्टेंस है 2। तो ये डिस्टेंस जो है अगर आप निकालना चाहो तो निकाल लो, वरना 2 में से माइनस भी कर सकते हो बच्चे। डिस्टेंस बिटवीन L2 एंड L3, तो इनको अगर हम माइनस करें, सॉरी L1 एंड L3 को, तो ये आ जाएगा बच्चे मेरे पास 2 + 5 अपॉन में सॉरी √5 नहीं 5, एक सेकंड बेटा मेरे से गलती हो गई, ये √5 नहीं आएगा 5 आएगा। तो बेसिकली 3/5 और ये हो गया बच्चे 3/5। तो मेरे पास बच्चे जो लाइन की इक्वेशन आई वो इस तरीके से आई कि एक लाइन जो अब पैरेलल आई है उसने ये वाली डिस्टेंस दी है मेरे को 3/5, टोटल 2 है, 3/5 गया तो मेरे पास बचेगा बच्चे 2/5, क्योंकि लेंथ कंप्लीटली मेरे पास, नहीं सॉरी ये 2/5 है ना, तो ये हो जाएगा बच्चे हमारे पास 2 - 3/5 10 में 7 अपॉन में एंड 7/5 हो जाएगा बच्चे। एंड थोड़ा सा गलत हो गया 5.7, तो ये 25
ये हो जाएगा 7/5। तो ये बच्चे हमारे पास 7/5 पर मैं थोड़ा सा इस लाइन को बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा मैं इस लाइन को भी बढ़ा देता हूँ, एंड थोड़ा सा मैं इस लाइन को भी बढ़ा देता हूँ, एंड बच्चे ये वाली सिचुएशन को मैं काट देता हूँ, एंड सिमिलरली मैं इसको भी काट देता हूँ। तो यानी कि बच्चे अब जो मेरे पास ये लेंथ आई है, ये आई है 7/5। तो इसका मतलब है बच्चे जो हमारे को पैरेलल लाइन इसको काट रही है वो किस रेशो में काट रही है, 3:2 में 7 रेशो में इसको काट रही है बेसिकली। तो क्वेश्चन अच्छा था क्योंकि डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्म में था, और इस तरीके के लॉजिक जो है हमने इससे पहले के क्वेश्चन में नहीं देखे हैं। चलिए आगे चलते हैं। A straight line cut intercept from the axis, फॉर्म ही होना चाहिए मेरे ख्याल से, of a coordinate the sum of whose reciprocal is the constant show that it always passes through a fixed point। बेटा ये कह रहा है a straight line जो है, कोई भी स्ट्रेट लाइन जो हमारे एक्सिस को काट रही है, तो एक स्ट्रेट लाइन है जो मेरे एक्सिस को काट रही है, तो मैंने जहां पे ये काटा उसका नाम लिखा a0 और इसको जहां काटा उसका नाम लिखा 0 पे, और इसकी इक्वेशन बन गई x/a प्लस में y/b इज इक्वल टू 1। अब कह रहा क्या है मेरे से, हाँ, द सम ऑफ हुज रेसिप्रोकल, किस चीज के रेसिप्रोकल की बात कर रही है बेटा, यहाँ पे जो इंटरसेप्ट हुए हैं उनके रेसिप्रोकल का सम ले। तो यहाँ पे जो इंटरसेप्ट हुए हैं वो है मेरे पास a और b, तो यानी कि इसका रेसिप्रोकल लिया 1/b, इसका रेसिप्रोकल लिया 1a और 1/b। कह रहा है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का मतलब मैंने k से डिनोट कर दिया, इज इक्वल टू k। तो शो करो कि ये हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास होगा। देखो, तो हम इस जो चीज है इस पर थोड़ा सा काम करते हैं। 1/a के प्लस में 1/b के इज इक्वल टू 1। मैंने k को हटाया यहां से, एंड अब ये आया 1/k अपॉन में a प्लस में 1/k अपॉन में b इज इक्वल टू 1। ये एक सिचुएशन आई। अब एक बात बताओ, मैं x और y की क्या वैल्यू डालूं कि इस सिचुएशन पर पहुंच सकूं। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे x की वैल्यू डलेगी 1/k और y की वैल्यू डलेगी 1/k। जैसे ये वैल्यू डलेगी मैं इस सिचुएशन में पहुंच जाऊंगा। इस सिचुएशन का मतलब है जहां पे रेसिप्रोकल का सम जो जहां पे इंटरसेप्ट है उनके रेसिप्रोकल का सम एक कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि जो मेरा लाइन है वो हमेशा एक पॉइंट से पास होगी जो कि क्या है, 1/k 1/k, एंड जो कि k क्या है, k जो है a और b के रेसिप्रोकल का सम है। तो इसका मतलब ये है बच्चे, अगर मैं आपको एक लेमन टर्म में समझाऊं, सपोज कर लो x/2 प्लस में y/5 एक लाइन है, तो इनके रेसिप्रोकल का सम हो गया 1/2 प्लस में 1/5 जो कि हुआ 0.5, 0.2 इज इक्वल टू 0.7, यानी कि 7/10। तो ये लाइन हमेशा 7/10 और 7/10 से पास होगी, ये बात उसने कह रखी है। ऐसा रिलेशन हमारे को यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बस बच्चे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का था। आगे चलते हैं। शो दैट locus of a midpoint of the segment इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस ऑफ द वेरिएबल लाइन। ये लाइन बेटा मेरे पर वेरिएबल है और इसके उस हिस्से की बात करने को मतलब बात कर रहा है जो एक्सिस के बीच पे पड़ेगा। तो वो कह रहा है कि इसका लोकस जो है वो ऐसे होगा जहां पे p जो है वो एक कांस्टेंट है। तो देखो समझाता हूं बेटा, पहले पहले आपको मैं, ये बच्चे एक एक्सिस आया, अब इसमें हमारे पास जो लाइन है ना वेरिएबल है, वेरिएबल तो है साथ के साथ ये डिपेंड है वेरिएबल अल्फा की वजह से। तो देखो हमने क्या करा बच्चे, हमने मैंने एक बार लाइन बनाई, सपोज करो ये मेरी एक लाइन बनी, ठीक है ना। इस लाइन पर बच्चे मेरे पास एक p जो डिस्टेंस आई है और एक जो है मेरे पास अल्फा आया है। अब मैं अल्फा को चेंज करूं और p को सेम रखूं तो सपोज कर लो ये निकल के आएगा। तो कह रहा है एक लाइन मेरे पास जो है वो ऐसे पास हो रही है, एक लाइन बच्चे अब ऐसे ही
अल्फा को सपोज कर लो मैं नीचे की साइड ले जाऊं, पी उतना ही रखूं, तो एक लाइन जो है बच्चे मेरे पास वो ऐसे पास होएगी, यानी कि नीचे से आएगी, कुछ इस तरीके से पास होएगी। तो इस तरीके से मेरे पास बतेरी लाइंस बनेगी। एक बार बेटा ये एंगल ऐसे आएगा तो ऐसे जाएगा, या फिर अल्फा नीचे करूंगा तो बच्चे ये ऐसे आएगी और ज्यादा। तो इस तरीके से बहुत सारी लाइंस बनेगी आपके अल्फा चेंज करने पर, अलग अलग अल्फा पे अलग अलग लाइंस बनेंगी, ये यहाँ पे कह रहा है। यहाँ पे अल्फा चेंज करेंगे तो ये लाइन यहाँ पे यहाँ से बनेगी, अल्फा अगर थोड़ा सा सामने लेके आएंगे तो ये मेरे पास लाइन ये रही। तो अलग अलग अल्फा गिव रेंडर मतलब अलग अलग लाइन डिफरेंट डिफरेंट लाइंस देगा। तो कह रहा है इन सब लाइंस के मिड पॉइंट को लिया जाए तो उसका जो लोकस आएगा, यानी कि जो रिलेशन आएगा एच और के बीच में और इक्वेशन ड्राइव होगी वो ये होगी। ठीक है, देखते हैं। तो मैंने क्या करा बच्चे, सिंपल सा एक डायग्राम लिया। देखो ये मैंने एक डायग्राम लिया, अब इस डायग्राम में थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। मैंने ओरिजिन बनाया, अब इसमें मैंने क्या करा बच्चे, एक लाइन ली। ठीक है, इस लाइन में मैंने मिड पॉइंट की बात कर रखा है, तो इसके मिड पॉइंट हुए एच के। इस लाइन की इक्वेशन जो है मेरे को दे रखी है एक्स कॉस अल्फा प्लस में वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। तो मैं अब जो है इन पॉइंट्स को निकाल सकता हूं बेटा। यहां पे बच्चे ये हो जाएगा y0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी p अपॉन में cos अल्फा 0, और यहां पे हो जाएगा बच्चे 0 p अपॉन में sin अल्फा। तो मैं कह रहा हूं h के इसके मिड पॉइंट है, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h इज इक्वल टू p अपॉन में cos अल्फा प्लस 0 अपॉन में 2, और k की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस में p अपॉन में sin अल्फा और होल 2। तो मेरे पास आया p अपॉन में cos अल्फा इज इक्वल टू 2h, p अपॉन में sin अल्फा इज इक्वल टू 2k। तो p की वैल्यू हो गई 2h cos अल्फा, p की वैल्यू हो गई 2k sin अल्फा। हाँ, तो बेटा फिलहाल तो मेरे को लगता है p की वैल्यू से मेरे को काम नहीं था, मुझे जो था h की वैल्यू से काम था। तो h की वैल्यू हो गई यहाँ पे p अपॉन में 2 cos अल्फा, तो मुझे इससे काम नहीं है फिलहाल। h की वैल्यू हो जाएगी, यहां से 2 हटेगा यहां आ जाएगा, यहां से 2 हटेगा यहां आ जाएगा। तो h और k तो आ गया बच्चे, बट दिस इज फिगर इन अ फॉर्म ऑफ अ, पहली बात बच्चे जो फॉर्म है ये अल्फा की फॉर्म में आया है, और अल्फा खुद वेरिएबल है, तो मुझे इस वेरिएबल को हटाने के लिए कुछ काम करना होगा। तो देखो क्या है, मैं कहता हूं p अपॉन में 2h इज इक्वल टू कॉस अल्फा एंड p अपॉन में 2k इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो मुझे ये पता है cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब इनके स्क्वायरिंग करके ऐड कर दूं तो मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा पी स्क्वायर अपॉन में 4h स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन में 4k स्क्वायर। यहाँ पे राइट हैंड साइड में मिला मेरे को क्या, 1। तो मेरे को जो वैल्यू मिल गई बच्चे 4 स्क्वायर पी स्क्वायर एच स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4, और अगर मैं इन p को ऊपर से उठाऊं तो नीचे ले जा सकता हूं, यानी कि मुझे इक्वेशन मिली है 1 अपॉन में एच स्क्वायर 1 अपॉन में के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन पी स्क्वायर, और यहां से मैं कह सकता हूं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन वाई स्क्वायर 4 upon p square. This is a relation between x and y of the locus, यानी कि locus के एक तरीके से इक्वेशन। जब locus जो है हमारा एज अ मिड पॉइंट बन रहा है वेरिएबल लाइंस का, और वेरिएबल लाइन डिपेंड है अल्फा पर, नॉट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, वरना दो दो वेरिएबल्स लाइन हो जाएंगी। अल्फा भी अगर अलग बन रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी अलग बन रहा है तो मेरे पास अलग अलग लाइन आ जाएगी, जो कि मतलब एक तरीके से
सही नहीं होगा, फिर वो डायग्राम कुछ और ही बनेगा और फिगर मिड पॉइंट की फिगर भी कुछ और आएगी। तो आपको ये प्रोसेस बेटा आपको पता ही होगा कि हम लोकस निकालने के लिए हम ये देखते हैं कि एच के किन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और उनमें से वेरिएबल को हटाना होता है। वेरिएबल हटाने का तरीका कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मेरे को सबसे आसान तरीका ये लगा। आप चाहो तो बेटा ये भी कर सकते हो कि दिस इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर बच्चे, क्योंकि यहां से मेरे को ये लेंथ मिल गई है, यहां से मेरे को ये लेंथ ही मिल चुकी है और इनका डिस्टेंस का स्क्वायर भी आ जाएगा। बट सबसे आसान तरीका जो है डायरेक्टली ये ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अ लाइन पासिस थ्रू अ पॉइंट 3-2, एक लाइन 3-2 से पास होती है। फाइंड द लोकस ऑफ अ मिडल पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस। तो फिलहाल के लिए मैं बोलता हूं कि लाइन जो है ना बेटा मेरे पास जो है वो सपोज कर लो ये लाइन इस पॉइंट से पास होती है x3y2 से। मैं पॉजिटिव लाइन की बात कर रहा हूं। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा यहां कर देता हूं। तो अब इस लाइन से पास होने वाली जो लाइंस है वो कैसे कैसे हो सकती है, ये हो सकती है। ठीक है, हम्म, तो इससे पास होने वाली लाइन ऐसी हो सकती है बेटा, थोड़ा सा गलत बन गया बट कोई नहीं। इससे पास होने वाली लाइन बेटा ऐसे हो सकती है। इससे पास होने वाली लाइन जो है वो हम्म, अरे ऐसी भी हो सकती है। तो जितनी भी लाइन जो है वो इस पॉइंट से पास होंगी वो बेसिकली सारी वेरिएबल्स लाइन भी है। ठीक है ना, इससे पास होने वाली लाइन जो है कुछ इस शेप की भी हो सकती है। लाइक मैं शेप बनाऊं तो ये भी हो सकती है बेटा। हम्म, ठीक है ना, वो ऊपर से ही जाएगी। ठीक, तो लेट मींस कि देयर आर लॉट ऑफ लाइंस। तो इन लाइंस के मिडिल पॉइंट्स को लें और देखें कि इन लाइन के मिड पॉइंट्स को लें। तो देखो अलग अलग लाइंस है, अलग अलग मिड पॉइंट्स आएंगे। मैं इसमें थोड़ा सा लाइंस को कम करके दिखाता हूं। जैसे सपोज करो हम्म, देखो बेटा मेरे पास एक लाइन आई, ये एक लाइन आई जो इस पॉइंट से पास होती है। एक लाइन आई बच्चे वो ये रही। ओहो, हम्म, ठीक है। अब देखो बच्चे इस लाइन का सपोज करो मैं मिड पॉइंट की बात कर रहा हूं। तो इस लाइन का मिड पॉइंट ये रहा, इस लाइन का मिड पॉइंट ये रहा। ऐसे ही किसी और लाइन का मिड पॉइंट आएगा। तो ये सारे मिड पॉइंट मिलके जो भी सिचुएशन या पाथ बनाएंगे या जो भी कर्व बनाएंगे इससे ऐसे आए या हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन आए। तो मेरे से बोला हुआ है कि इस तरीके से जितने भी हमारे पास लाइन आएगी उनके मिड पॉइंट्स को जोड़ोगे तो आपको क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो सिचुएशन जो है थोड़ी सी डिफरेंट है बट क्वेश्चन लगभग पिछले जैसा ही है। तो देखो मेरे पास अ, अगर मैं कहूं तो हम्म, तो ये मेरे पास बच्चे एक तरीके से कह सकते हो लाइन आई है और ये लाइन जो है x3y-2 से पास हो रही है। तो x3y-2 लेट से मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ये लाइन इससे पास हो रही है। ये इस लाइन का मिड पॉइंट है। इस लाइन की इक्वेशन जो है वो x/a y/b इज इक्वल टू 1 है। दैट मीन्स इसका x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट इसका b है। तो अब क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। सबसे पहले h और a के बीच में क्या रिलेशन देखने को मिलेगा। तो ये a0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0b। तो मेरे पास हो जाएगा h इज इक्वल टू a प्लस 0/2, k इज इक्वल टू b प्लस 0/2। तो a की वैल्यू हो गई 2h, b की वैल्यू हो गई बेटा मेरे पास 2k। बट अभी भी बच्चे 2h और 2k ए बी में आया है, मुझे h और k में रिलेशन चाहिए। तो मुझे कोई रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। तो रिलेशन के हिसाब से ये a लेंथ है, ये b लेंथ है एंड
इस लेंथ की बात करूं तो ये लेंथ क्या हो जाएगी बच्चे हमारे पास, ये लेंथ जो हो जाएगी वो हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ ठीक है, या फिर एक और तरीका है बेटा, हमको इक्वेशन तो पता है ना, तो मैं एक काम करता हूं ना, ए की वैल्यू आ गई 2h, वाई अपॉन में बी की वैल्यू क्या आ गई 2k इज इक्वल टू 1। तो मुझे ये एक रिलेशन में तो पहुंच चुका है, लेकिन यहां से x और y को हटाना है। ये जो लाइन है ये कहां से पास हो रही है, 3 - 2 से। इसका मतलब दिस पासिस थ्रू 3 - 2, तो x3 अपॉन में 2h प्लस में y -2 इज इक्वल टू 1। तो 2 से 2 कट गया तो मेरे पास आ गया 3 अपॉन में 2h माइनस 1 अपॉन में k इज इक्वल टू बेटा 1, जहां पे मैं 3 अपॉन में 2x माइनस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ माई लाइन। ठीक है, तो यानी कि बेटा जो आपकी लाइन की इक्वेशन बनेगी वो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो क्वेश्चन ये था कि पिछली बार हमने लाइन को अलग अलग करने के लिए अल्फा को चेंज करा, इस पर बोला कि अलग अलग लाइन है लेकिन निकलेंगे सारे 3 - 2 से, एक रिलेशन डाल दिया। तो ऐसे जितनी भी लाइंस आएंगी ना, उन सबके मिड पॉइंट लो और उन मिड पॉइंट को जोड़ के देखो कि क्या लोकस आ रहा है और उसकी इक्वेशन बताओ। तो मैंने आपको डायग्रामेटिकली दिखाने की कोशिश करी कि कितने तरीके से लाइन ड्रॉ हो सकती है, और फिर मैंने दिखाया कि हमने 2 लाइन बनाई, उनके मिड पॉइंट्स को लिया, जॉइंट करा, तो हमारे पास क्या सिचुएशन देखने को आई। तो हो सकता है बेटा ये कर्व बन जाए या हो सकता है स्ट्रेट लाइन बन जाए, बट जो भी है, फिर आए हम अपने क्वेश्चन करने के तरीके पर, जहां पे मैंने उस पॉइंट को माना एच के और उस एच के पॉइंट से का रिलेशन निकाला। ठीक है ना, कि किस तरीके से ये एच के हमारी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, उस कंडीशन को लिया, दैट मींस कि मिडिल पॉइंट था, और देखा कि किस तरीके से अब वेरिएबल्स को हटाया जाए इस तरीके से कि h और k ही सिर्फ हमारे वेरिएबल्स बचे। फाइनली बाद में मैंने h और k को x और y की वैल्यू दे दी। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन प्रोसीड हुआ। मैं बेटा थोड़ा सा यहां पर भी रिलेशन फाइंड कर रहा था, बट मुझे नहीं लगा कि थोड़ा ठीक तरीका होगा, क्योंकि 3 टू माइन जो पॉइंट दे रखा है 3 - 2 बेसिकली उसको भी यूज करना ही था हमें। ठीक, तो अब हमारे पास बच्चे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी हिडन इंफॉर्मेशन छुपी है। लेट्स सी, आप क्वेश्चन को पढ़ो बेटा, मैं पानी पी लूं एक सेकंड, क्लास काफी लंबी हो गई है। देखो बच्चे, कह रहा है एरिया निकालो उस ट्रायंगल का जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बनता है। लाइन जो है, मतलब जो लाइन के थ्रू जो एरिया है वो 6 स्क्वायर यूनिट है। अच्छा, निकालना नहीं है, सॉरी। ट्रायंगल का एरिया गिवन है जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बनता है लाइन के थ्रू, वो है 6 स्क्वायर यूनिट। हाइपोटेन्यूज जो है वो 5 है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो बेसिकली यहाँ पे लाइंस होगा, क्योंकि बहुत सारी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से बच्चे हमारे को बहुत सीधा सीधा जानकारी दे रखी है, कोई टिराइमेडी नहीं है। दिस इज माई एक्सिस, एंड ये जो है बेटा हमारे को ये दे रखा है, द लाइन बिटवीन द एक्सिस ये दे रखा है, जिसमें मैं इस लेंथ को a मान लेता हूं तो ये पॉइंट होगा a0, इसको b मान लेता हूं तो 0b हो जाएगा। ये 90 डिग्री का काम करेगा। ओरिजिन ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं कई लेक्चर्स में। इसकी लेंथ कितनी है, 5 है। ठीक है ना, तो हमारे को बच्चे क्या क्या मिल गया, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, बच्चे मेरे पास आया 6। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को लेते हैं हाफ इनटू में बेस इनटू में एल्टीट्यूड। तो हाफ तो ठीक है बेटा, बेस कितना आया बच्चे, बेस जो है मैं अगर कहूं तो ये जो लेंथ है ये मेरे लिए बेस का काम करेगी, ये मेरे लिए एल्टीट्यूड का काम करेगी। तो दैट मींस बच्चे ए बी, एंड इसके आगे हमारे पास मॉड्यूलस लगता है तो ये 6 मॉड्यूलस ए बी इज इक्वल टू आ गया 12। ठीक है,
अब मॉड्यूलस ए बी के अंदर का मतलब क्या है बच्चे? मॉड्यूलस ए का मतलब है कि ए जब ए ग्रेटर देन जीरो होगा माइनस ए जब ए लेस देन जीरो होगा। सिमिलरली मॉड्यूलस बी का मतलब है बी जब बी ग्रेटर देन जीरो होगा माइनस बी जब बी लेस देन जीरो होगा। ठीक है, तो ए और बी जो है हमारे मॉड्यूलस का मतलब ये है। तो इसका मतलब ये है बच्चे कि हमारे को ए और बी जो है क्या क्या हो सकते हैं। ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव हमारे पास केसेस बन सकते हैं, ठीक है ना। ए पॉजिटिव हो सकता है बी नेगेटिव, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव बी भी नेगेटिव। तो ये हमारे पास केस वन, केस टू, केस थ्री एंड केस फोर, ये चार पॉसिबल केसेस हैं जो हमारे सामने बन सकते हैं। अब इन चार पॉसिबल केसेस जो हमारे सामने बन सकते हैं, ठीक है, तो हमें इन चारों केसेस पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हमारे पास ए और बी होंगे, लेकिन उससे पहले एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है कि जो हाइपोटेन्यूज की लेंथ है बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस वो 5 है। दैट मींस बच्चे कि हमारे पास a माइनस जीरो का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस में b माइनस जीरो का b स्क्वायर अंडर डे रूट इज इक्वल टू 5, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारे पास 25 है। तो एक इंफॉर्मेशन हमारे पास ये रही, एक इंफॉर्मेशन हमारे पास ये रही। इन दो इंफॉर्मेशन से हमें अपने क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। ठीक है, क्योंकि मॉड्यूलस है अलग अलग दो, मतलब मॉड्यूलस आएंगे ए और बी के, तो अलग अलग मॉड्यूलस में हमारे चार केसेस बनेंगे। तो देखो मैं बात कर रहा हूं केस फर्स्ट की। केस फर्स्ट में क्या है बेटा, ए हमारा पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव। अगर ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव तो इसका मतलब ए प्लस बी डेफिनेटली ग्रेटर देन जीरो, और ए माइनस बी इसके ऊपर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि a माइनस बी हमारा डिपेंड करेगा कि a क्या है एंड b क्या है। केस वन के बाद केस टू, जिसमें हमने कहा था कि हम क्या ले रहे हैं, a पॉजिटिव और b को हम ले रहे हैं नेगेटिव। ठीक, अगर a पॉजिटिव है b नेगेटिव है तो क्या मैं a प्लस बी पे कमेंट कर सकता हूं? ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है तो मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता। क्या मैं ए माइनस बी पे कमेंट कर सकता हूं? बेटा ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है और नेगेटिव से मल्टीप्लाई होके बी भी पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ए माइनस बी डेफिनेटली ग्रेटर देन जीरो बनेगा। सिमिलरली केस थर्ड होएगा बेटा मेरे पास, इसमें क्या है बेटा, ए लेस देन जीरो है और बी ग्रेटर देन जीरो है। ए नेगेटिव है बी पॉजिटिव है तो मैं ए प्लस बी पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन a माइनस बी में a नेगेटिव है b पॉजिटिव है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई होके b भी क्या हो गया नेगेटिव, तो दोनों का सम डेफिनेटली क्या होगा बच्चे, हमारे पास लेस देन जीरो होगा। ठीक है, ये कमेंट कर सकता हूं। एंड जो फोर्थ केस बनेगा वो ये बनेगा बच्चे, a जो है हमारे पास, जो फोर्थ केस है बच्चे वो है दोनों नेगेटिव वाले, तो a लेस देन जीरो बी भी लेस देन जीरो। इसका मतलब a प्लस बी दोनों नेगेटिव वाले आपस में ऐड होकर लेस देन जीरो ही देंगे, और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव ड्यू टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ माइनस बी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इन पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि a और b की वैल्यू पर डिपेंड हो जाएगा। तो ये सिनेरियो मेरे सामने बनेंगे। अब मैंने a प्लस बी और a माइनस बी क्यों लिखा है, क्योंकि बच्चे देखो मुझे बेसिकली हमें लाइन की इक्वेशंस चाहिए जो कि किस पर डिपेंड है, ए यानी कि इस ए और इस बी पर। जैसे जैसे ए और बी आएंगे मेरी लाइन की इक्वेशन मिलती चली जाएगी। अब अलग अलग केसेस में ए और बी लाइन की इक्वेशन अलग अलग है। ए और बी निकालने के लिए जिन इंफॉर्मेशन को दे रखा है वो है ए और बी का स्क्वायर और इन दोनों का प्रोडक्ट। तो यहां पे मैं जिस सिचुएशन को यूज करूंगा वो है ए प्लस बी का स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, एंड ए माइनस बी का स्क्वायर, जो कि होगा बच्चे हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ये सिचुएशन हर बार आएगी बेटा, तो मैं इसकी कॉपी कर लेता हूं, ठीक है ना। मैं इसकी कॉपी ले लेता हूं एंड यहां पे आके मैं इसको
पेस्ट करते हैं। तो एक कॉपी यहाँ आई, फिर पेस्ट करा, ठीक है ना, एक कॉपी को मैंने कट करा एंड देन लेट्स से यहाँ पे आके पेस्ट करा बच्चे, एंड फिर पेस्ट करा। तो ये चीज हमारे को हर बार मिलेगी, तो मैंने हर बार ले लिया। अब सुनना बेटा, मेरे को a प्लस बी के स्क्वायर के लिए ये और ये दे रखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर मेरे पास 25 है, ए बी मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो 12 है, 2 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 24, तो ये हो गया 49। 49 हुआ तो मेरे पास आ गया प्लस माइनस 7, लेकिन मैंने ऊपर बोल दिया था कि ए और बी की वैल्यू क्या होगी बेटा, वो होगी पॉजिटिव, तो यानी कि a प्लस बी मिला मेरे को 7, यहाँ पे ये मिला 25, ये नेगेटिव हो गया, ये मिला मुझे 1, यहाँ पे प्लस माइनस 1। यहाँ पे मैंने कहा था कि मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, तो मैं एक बार मैं इसको साथ प्लस 1 भी लेके चलूंगा और a माइनस बी की वैल्यू में एक बार माइनस 1 भी लेके चलूंगा। तो इस केस में क्या होगा बच्चे, b कट गया मेरा, मेरे पास आया 2a इज इक्वल टू 8, तो a की वैल्यू हो गई 4, इस केस में b की वैल्यू हो गई बेटा 3। इस केस में क्या होगा बच्चे, a प्लस बी जो है 7 है, b मेरे पास आपस में कट गया, तो मेरे पास 2a इजिकल टू 6, a की वैल्यू 3, तो b की वैल्यू हो जाएगी 4। तो यहाँ पे जो इक्वेशंस आएंगी वो हो जाएगी बेटा x अपॉन में 4 प्लस में y अपॉन में 3 इजिकल टू 1, या x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इजिकल टू 1। यहाँ पे क्या होगा बच्चे, द सेम सिनेरियो वी फेस हियर। क्या, ये तो 25 है, लेकिन बेटा b नेगेटिव है, b नेगेटिव होने की वजह से ये पॉजिटिव वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी, और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू के आगे b नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आया 1, ये आया 49, तो ये आ गया बच्चे मेरे पास प्लस माइनस 1, ये आया प्लस माइनस 7। क्योंकि मैंने बोल दिया था बच्चे कि a प्लस बी पे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, तो a प्लस बी मेरा 1 रहेगा और a प्लस बी मेरा माइनस 1 रहेगा। a माइनस बी हमेशा बेटा मेरा पॉजिटिव रहेगा, इस बात पर मैंने ऑलरेडी बात कर दी थी। तो यहां से मैं a और b को निकाल लूंगा बच्चे, यहां पे आएगा 2a इज इक्वल टू 8, यहां पर आया 2a इज इक्वल टू 6, यहाँ पे a की वैल्यू 4 आई, तो b की वैल्यू आ जाएगी आपकी -3, यहाँ पे a की वैल्यू आई 3, तो b की वैल्यू आ जाएगी बेटा माइनस का 4। तो यहां से इक्वेशन बनेगी आपकी x अपॉन 4 माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, और x अपॉन 3 माइनस वाई अपॉन में 4 इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से बच्चे यहाँ पे बेटा मेरे पास बनेगा 25, ठीक है ना, a नेगेटिव है तो ये बनेगा -24, और यहाँ पे बेटा a नेगेटिव है तो ये बन जाएगा +24, तो ये आया 1, ये आया 49, तो ये आया प्लस माइनस 1, ये आया प्लस माइनस 7। मैंने कहा था कि मैं प्लस पे कमेंट नहीं कर सकता, तो a प्लस बी +1 भी रहेगा, a प्लस बी -1 भी रहेगा। मैंने कहा बेटा मैं आराम से कमेंट कर सकता हूं a माइनस बी पर, वो जो है मेरे पास a माइनस बी जो है बच्चे वो हमेशा नेगेटिव नंबर रहेगा, तो आंसर मेरा -7 ही आएगा। तो अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इन दोनों केस में यहाँ पे a की वैल्यू 2a इज इक्वल टू हो गया -6, a की वैल्यू हो गई -3, यहाँ पे 2a की वैल्यू हो गया बेटा मेरे पास -8, एंड a की वैल्यू हो गई -4। a की वैल्यू -3, तो b की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 4, और यहाँ पे b की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, तो a की वैल्यू तो इस तरीके से यहां पर भी दो इक्वेशन बनेगी, आप निकाल सकते हैं। लास्ट वन केस मैं करवा रहा हूं बच्चे, यहां पे बेटा a नेगेटिव b नेगेटिव, इस वजह से पॉजिटिव वाला साइन इंटैक्ट नहीं होगा, दोनों नेगेटिव आपस में मिलकर पॉजिटिव देंगे, तो दैट मींस मेरे पास जो वैल्यू आएगी 25 + 24 इज इक्वल टू 49 इज इक्वल टू +-7,
यहाँ पे आ जाएगा 25 माइनस में 24 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। बेटा प्लस माइनस 1 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अंडर द रूट लेके जा रहा हूं। ठीक है, ये थोड़ी सी बात को आप समझ लेना कैलकुलेशन को। अब यहां से मेरे पास a प्लस बी की वैल्यू, बेटा हमने कहा था कि -7, यहाँ पे a माइनस बी की वैल्यू पर कमेंट नहीं है तो हम पॉजिटिव भी लेके चलेंगे, a माइनस बी की वैल्यू को हम नेगेटिव भी लेके चलेंगे एंड a प्लस बी की वैल्यू -7 ही रहेगी। अब मैं इनकी वैल्यूज को निकालूंगा तो यहाँ पे बच्चे ये भी कट जाएगा, 2a की वैल्यू आ जाएगी बच्चे मेरे पास -8, a की वैल्यू आई -3 तो b की वैल्यू आई -4, यहाँ पे ये भी कट जाएगा, 2a की वैल्यू आई बेटा -8, a की वैल्यू आई -4 तो b की वैल्यू आई -3। तो मेरे पास इक्वेशन आएगी x अपॉन में -3 माइनस वाई अपॉन में या प्लस वाई अपॉन में -4 इज इक्वल टू 1 और x अपॉन में -4 प्लस में y अपॉन में -3 इज इक्वल टू 1। तो ये है बेटा डिफरेंट केसेस जो कि मेरे को तकरीबन 8 इक्वेशन जनरेट करके देते हैं। तो इतना बड़ा ये क्वेश्चन था, इतना इंपॉर्टेंट था इसलिए क्योंकि ए और बी का मॉड्यूलर्स हर बार अलग अलग थे। आई होप बच्चे आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ट्रीटमेंट करने का तरीका सिंपल इसलिए मैंने रखा कि ए और बी हमारा जल्दी जल्दी निकल सके, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन एक बार दे रखी थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक बार दे रखा था इन दोनों का प्रोडक्ट। तो मुझे पता है कि बेटा ए और बी निकालने के लिए मैं जल्दी से ए प्लस बी और ए माइनस बी निकाल सकता हूं इनके स्क्वायर स्क्वायर को लेकर। ठीक है, तो यही चीज मैंने ली। अलग अलग केसेस क्यों बने, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई। किन किस केसेस पर ए और बी बड़ा छोटा लेने पर प्लस या माइनस में से मैं किस जगह कंफर्म होऊंगा कि ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, वो भी मैंने साथ के साथ डिस्कस करा। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। बहुत जल्द मिलेंगे हम लेक्चर नंबर 8 के साथ, उसमें हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 डिस्कस करेंगे।